भारत में बीजेपी का कोशिश रहा है या आरएसएस का कोशिश रहा है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को देशद्रोही करार दें। अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तो उनको भी देशद्रोही करार देते हैं, और कोई पाकिस्तानी नज़र आता है तो उनको भी वो देशद्रोही करार देते हैं। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की गई। और मेरा ख्याल में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके बेटा उनके सामने बैठता है तो जितना वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करे वो उतना ही काफ़ी होता है उनको इस टॉपिक पे इस लिहाज से जवाब देने का। मैं तो हैरान हुआ, इसलिए आप सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम तो प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी हमारा जो हिंदू पाकिस्तानी कैंडिडेट है वो जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ के सूबाई मेंबर्स भी बनते हैं, सूबाई वज़ीर बनते हैं, नेशनल असम्बली के लिए भी लड़ते हैं, तो वहाँ भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाता। मैं हैरान हुआ, मुझे पता चला कि पूरा बीजेपी, पूरा भारत चाहे दुनिया भर का सबसे बड़ा मुसलमानों का अक़लियत का पॉपुलेशन है, और बीजेपी की तरफ से ना उनका अपर हाउस में और ना उनका लोअर हाउस में एक मुसलमान है। तो मैं ये चीज़ देख के हैरान भी हुआ, खुश हुआ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं भारत का मीडिया से भी गुफ्तगू करें। इसलिए अगर हम जो भी आपका ख्याल होगा आरएसएस के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, बीजेपी के बारे में, आपने अपना कम्युनिकेशन भारत के अवाम के साथ रखना है। तो मेरा ख्याल में भारत के मीडिया के साथ इंगेज करना, हमें ये भी मौका मिला कि वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला। तो ओवरऑल उस लिहाज से, मल्टीलैटरल के लिहाज से, एससीओ का लिहाज से, अपना मकसद, अपना मौक़िफ़ सामने रखने के लिहाज से बहुत ही कामयाब रहा। मैं जानता हूँ कि काफ़ी ऐसे लोग थे जो उम्मीद रखे बैठे थे कि बायलैटरल रिलेशंस में कोई बेहतरी इससे आए, मगर ना हमारा जाना का मकसद ये था। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। और यही वजह था कि मैंने किसी मौके पे भी ना उनका वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म से मुलाकात का दरख्वास्त किया था, मगर मैंने जो भी बाकी सारे एससीओ मेंबर्स हैं उन के जो वज़ीर ख़ारजा है उनके साथ भी बायलैटरल मीटिंग्स किया। और आज मैं आपके पास हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ जहाँ अफ़गानिस्तान का इंटरिम वज़ीर ख़ारजा, चीन का वज़ीर ख़ारजा इंशाअल्लाह ताला मौजूद होंगे। हमारा बायलैटरल मीटिंग्स होंगे और हमारा ट्रायलैटरल मीटिंग्स होंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका और वज़ीर ख़ारजा के विज़िट के बारे में है, तो इस पर मैं जिनसे सवाल पूछूँ वही पूछिएगा। रफ़ीक साहब DW से ताल्लुक़ है उनका। नवाज़ साहब, मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि आपका एक जगह, आप 2016 के बाद किसी फॉरेन मिनिस्टर का ये दौरा है भारत का, जब आपका एक सॉफ्ट इमेज वहाँ पर बना, एक चीज़ आई, भारत की तरफ से हॉस्टाइल रवैया रहा है, माजी में भी रहा है, इस मरतबा उस तरह देखने में नहीं आया। क्या मैसेज आप देकर आए हैं और क्या मैसेज आप लेकर आए? जहाँ तक क्या मैसेज देना था हमने भारत के अवाम के लिए, ये ना सिर्फ उनके अवाम के लिए लेकिन हमारे अवाम के लिए भी ये मैसेज है कि ख़ास तौर पे जो नया नस्ल है, जो नया जनरेशन है, हम चाहते हैं कि वी शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज बाय हिस्ट्री। और ये मेरा ईमान है, ये मेरा बिलीफ है कि अमन या पीस इज़ आवर डेस्टिनी for the people of the subcontinent, for the people of Pakistan and for the people of India. And of course, आज नहीं तो कल एक दिन ज़रूर आएगा जब हम वो डेस्टिनी हासिल करेंगे। जहाँ तक हमारा उसूली मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से, मेरा ख़्याल में मैंने फोर्सफुली भारत के सरज़मीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कॉज़ का एडवोकेसी किया। उनका तरफ़ा जो बयानिया हमेशा उधर चलता रहता है। 11 साल बाद उनको उसका जो अलग जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है उनको मौका मिला
कि वो भी सुना जाए। कामरान रजी जियो से चलो साहब, मेरा सवाल ये है कि भारतीय वजीर खारजा ने आपके वहाँ से वापसी पर काफ़ी आपके जो स्टेटमेंट थे उसको तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने काफ़ी कमेंट किया है कि ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी से मुतालिक आपने वहाँ पर बात की थी, तो आप क्या कमेंट करेंगे कि आपका तो आप कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आपका जो भारत का ये दौरा था और जो SCO में आपकी शिरकत थी, तो इस कमेंट पर आप क्या कहेंगे? एक तो जहाँ तक उनका कमेंट है वो तो उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या कमेंट देंगे। मैंने अपना स्टेटमेंट वहाँ दिया, मैंने वहाँ से प्रेस से भी बात किया, वो सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। उनकी तनकीद मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी आप क्यों? वो इसलिए कि एक झूठा बयानिया, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, ख़ास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वज़ीर ख़ारजा करता है। और उस मिथ को, उस प्रोपेगेंडा को मेरा जाने से, मेरा बात करने से, अपना मौक़िफ़ सामने रखने से उस बयानिया को हम तोड़ते हैं। जब वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान दहशत करते हैं ताकि उनके अपने यहाँ ये नफ़रत फैलाया जाए और वो अपने इंतखाबात जीत सके, वो अपने इलेक्शन जीत सके। जब इनका कोशिश है कि वो हर पाकिस्तानी को दहशतगर्द साबित करें, तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके सामने बैठता है, अगर मैं कुछ भी ना कहूँ, इनका ये झूठा बयानिया, इनका ये प्रोपेगेंडा टूट जाता है, जो कि एक पुराना एक स्टाइल मेरा ख्याल में ना सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये पहले से शायद चलता था थोड़ा बहुत कि वो दहशतगर्दी का माहौल ऐसा था कि इन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ के साथ नथी कर लिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब ये पुराना हो गया है, ये ऐसे नहीं चलता है। पूरा दुनिया ने पहचाना है कि पाकिस्तान का क्या कुर्बानियाँ हैं, किस तरीके से हम इन दहशतगर्दों से लड़ते आ रहे हैं, कैसे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा विक्टिम्स है। कोई और मुल्क आप जो हमारे साथ इस SCO पे थे, एवरी अदर कंट्री, अगर आप उनके सारे ममालिक के जो दहशतगर्दी के मुतासरीन हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन सारे ममालिक के आप इकट्ठा भी मिला दें, तब भी पाकिस्तान के विक्टिम्स उनसे ज़्यादा है। जो दूसरा झूठ वो पिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का कोई अहमियत नहीं है, इंटरनेशनल लॉ का कोई अहमियत नहीं है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स का कोई अहमियत नहीं है। और अगर वो एक दिन उठ के फैसला कर दे कि वो अपना ही किसी कागज़ पे ऐसे कश्मीर पे एक सर्कल मार के कह दे कि ये हमारा है, को बात ख़त्म। तो ये चिपका इनसे, ये तपते हैं इस बात पे कि ना पाकिस्तान के अवाम बोलते हैं, ना कश्मीर के अवाम बोलते हैं, और उनका नाजायज़ इलीगल यूनिलैटरल एक्शन की वजह से कश्मीर कोस को, कश्मीरियों को एक नया जान मिला है। तो ये दोनों इश्यूज़ की वजह से, एक तो दहशतगर्दी और दूसरा कश्मीर के हवाले से, इसलिए कि पाकिस्तान का नुमाइंदा इन पे बात करते हैं, इनके प्रोपेगेंडा को, इनका एक तरफा जो एक मैसेज है उसको काउंटर करते हैं। तो फिर इसलिए शायद आपको भारत का वज़ीर ख़ारजा इतना जज्बाती लग रहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरबाब शांडियो साहब सुनो से। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं, लेकिन किसी भी मुल्क ने आपके सर की कीमत नहीं रखी और हिंदुस्तान ने आपके सर की कीमत रखी हुई है। तो वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर का बेटा खुद को कैसे महसूस कर रहा था, जो कि BGP ने आपके सर की कीमत रखी हुई थी? यही जो हरकत है कि आप समझते हो कि सियासी जमातों जो हैं, जो सर की कीमत लगाते हैं, क्या वो दहशतगर्द तंजीम होते हैं या सियासी जमातें होते हैं? इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन ए रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड, इन दी ओल्ड इंडिया, अगर किसी और मुल्क का वज़ीर ख़ारजा पे सर के कीमत लगाया गया होता तो उसका मज़म्मत किया जाता, उसके ख़िलाफ़ ट्रायल किया जाता, मगर ऐसे तो आज का भारत में नहीं हुआ। मगर जैसे आप जानते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ दहशतगर्दों के धमकियाँ हो या इस किस्म के
भारत में जिस तरीके से हमारा सर पे एक कीमत लगाया गया, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते, अपने नज़रिया से पीछे नहीं हटते, अपने असूलों से पीछे नहीं हटते। एंड इनके किसी एहतजाज की वजह से या किसी भारत का वज़ीर ख़ारजा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हम डर के मारे ट्रिप कैंसिल कर ले, पाकिस्तान से को ये मौका ही नहीं फराहम करे कि हम अपना मुकदमा भारत में जाके भारत के जो सरजमीन है वहाँ से हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़े, तो मेरा ख्याल में वो बेहतर है। जितने प्लेटफॉर्म से हम पीछे हटेंगे तो हम क्लीन चिट दे रहे हैं कि हमारे मुखालिफ पाकिस्तान को डिफ़ाइन करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने आप को डिफ़ाइन करना चाहिए। संजय सातवानी साहब यार सर, आप आज वहाँ दौरा करके आए, इसके बाद सीपेक जो आपका मंसूबा है, भारत को बड़ा उसमें तकलीफ है और उसके वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि चीन सीपेक के ज़रिए इंडिया की सालमियत और खुद मुख्तियारी पर बार बार उसकी खिलाफवर्जी कर रहा है। इस पर आपका क्या? मेरा ख्याल में अगर वो हर जो मेंबर है ना SCO का, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, भारत, चाइना और पाकिस्तान, इनमें से हर मुल्क -1 are looking forward to CPEC. Every single country that I talk to amongst other than India at the SCO are keen to become part of CPEC. They know that it is the fastest route to the warm waters for them, for their trade. ये पूरा regional integration की मकसद अगर चलता है तो सिर्फ तब चलता है जब CPEC चलता है, वरना सबके लिए मुश्किलात हैं। तो जब भी हम SCO पे जाते हैं, जिससे मैं मिलता हूँ वो ना सिर्फ CPEC की तारीफ़ करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कितना दिलचस्पी उनके यहाँ ये है कि वो ख़ास तौर पे वो सेंट्रल एशियन ममालिक कि वो इस CPEC का हिस्सा बने। सारा सेंट्रल एशिया लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, उनका कोई एक्सेस नहीं है पोर्ट्स के लिए। ये रूस के लिए भी एक एक्सेस पॉइंट होगा, एक ट्रांजिट हब बढ़ेगा, तरक्की होगा। इस बात का शायद तकलीफ़ है, उनका सोवरेनिटी को कोई बात ही नहीं आता है इसमें। साकिब राजा साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका। सर, सवाल ये है कि अगर ये एक मल्टीलैटरल फॉर्म था और बायलैटरली हमारे कोई इससे बातचीत नहीं हो सकती, तो आपके ख्याल में मल्टीलैटरल सतह पर हमारी क्या कामयाबियां हम समेट कर आए हैं? सो जहाँ तक हमारा ये खास तौर पे ये जो मल्टीलैटरल फोरम है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो 2001 में बना था, मगर पाकिस्तान और भारत 2017 में इसके मेंबर्स बने, जहाँ इसमें सिक्योरिटी का भी एलिमेंट्स है, दूसरे एलिमेंट्स है। जो सबसे दिलचस्पी रखने वाले the element with the most potential is that of economic and regional integration. और उस लिहाज से हम सब मिलके इस पे काम कर रहे हैं कि अगर हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा हमारा, तो सारे ममालिक की मईशत के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। In the context of our own China-Pakistan economic corridor, but also as a result of the post-Ukraine war scenario, जहाँ सारे ममालिक अपने मईशत को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फोरम का अहमियत जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर आज नहीं तो कल मेरा ख्याल में ये फोरम एक रीजनल पावर हाउस होगा। काजी आसिफ साहब, आज अभी आपने बताया कि आपकी इश्यूज़ पे बात तो नहीं हो जाती, लेकिन अभी आपने ये कंडीशन भी रखी है कि जब तक कश्मीर के हवाले से उनकी कानूनसाजी जो है वो वापस नहीं लेंगे तब तक इंडिया से बातचीत मुमकिन नहीं है। तो क्या इस मुद्दे पे ही आप क्या समझ को उम्मीद है कि आपकी बातचीत जो है इंडिया से? एक वन क्वेश्चन एट अ टाइम। जहाँ तक ये नुक्ता है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, तो मैंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के हैसियत से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ही आगे लेके जाना पड़ता है। और मैं इसको ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा कि हम क्यों कहते हैं कि इस हादसे के बाद, अगस्त 2019 के हादसे के बाद हम बायलैटरल इंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कि अगर आपने बायलैटरल अरेंजमेंट करना भी है, आखिरकार एक नतीजा में जब वो पहुंचता है तो कोई डॉक्यूमेंट निकलेगा जिसमें मैं भी साइन करूंगा, वो भी साइन करेंगे, ये बायलैटरल डॉक्यूमेंट होगा। अगर UN के कॉन्टेक्स्ट या चले SCO के कॉन्टेक्स्ट में हो ये डायलॉग, तो फिर इंटरनेशनल एक मल्टीलैटरल एक डॉक्यूमेंट होगा। अगस्त 5 का एक्शन से
भारत ने एक फुकतान, एक गैप पैदा किया है, इसलिए वो ना सिर्फ इन एक्शन से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट करते हैं, मगर हमारा जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनको भी वायलेट करते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या है इंगेज करने से? अगर इंगेज करके हम आखिर किसी डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, किसी नतीजे पे आ भी जाते हैं, तो इंडिया हैज शोड दैट दे विल यूनिलैटरली वायलेट, चाहे वो बायलैटरल एग्रीमेंट हो या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो। तो यही वजह है कि बहुत ही ज़रूरी है कि भारत अगस्त 4 के पोजीशन पे, 2019 की पोजीशन पे वापस जाएं, ताकि उस सूरत हाल में हम एक गुंजाइश निकाल सकते हैं कि बातचीत हो सके। और मैं समझता हूँ कि बातचीत ही, डायलॉग ही वो तरीका है कि हम अपने जो सारे मिसाइल हैं उनके हल निकाल सकते हैं। दुनिया में इस वक्त एक मुल्क कर रही है कि पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे हो। सऊदी अरब ईरान से ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं, बहुत सारे अरब दुनिया कर रही है। एक मैं तवज्जो थी कि आप जा रहे हैं, जिस तरह भुट्टो साहब के ज़माने में गया था, इधर गर्मी मिली थी और इस तरह के ताल्लुकात अच्छे हुए थे, और जिस तरह का इस आपकी विजिट के बाद मौक़िफ़ सामने आया, लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर का जो मौक़िफ़ था कि आप एक दहशतगर्द उनकी फैक्ट्री के तर्जुमान हैं, और जब वो आपसे मिले, आपने खुद फरमाया कि हम उनसे मिले, तो इस खिते के अवाम क्या बात करीब में कोई अच्छे ताल्लुकात? देखो, मैं समझता हूँ कि इस खिते के अवाम, जो भी सियासतदान करते हैं, कहते हैं या चाहते हैं, इस खिते के अवाम हमारा बॉर्डर के दो तरफ तो अमन ही चाहते हैं, और हम हमेशा कोशिश होंगे कि हम उसी अमन की तरफ बढ़ते रहें। इस ट्रिप का कॉन्टेक्स्ट कोई बायलैटरल एडवांसमेंट के इस ट्रिप का कॉन्टेक्स्ट में कोई इसलिए उम्मीद नहीं था कि हम इस काम के लिए वहाँ जा नहीं रहे थे। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जहाँ तक बायलैटरल इम्प्रूवमेंट्स है या हल है या एक रास्ता है, दैट इज़ समथिंग दैट वाज नॉट ऑन द टेबल व्हेन वी वर गोइंग टू इंडिया। जहाँ तक इनकी रिस्पॉन्स है, इनका जो स्टांस है, वो तो मजाक है। कहता है कि you can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror. आप मुझे बताएं तोरो चांजो साहब, आप मुझे जानते हो, इस मुल्क मुझे जानता है, मैंने क्या एक दफ़ा अपना सियासी पूरी तारीख़ में एक दिन के लिए एक्सीडेंटली भी किसी दहशतगर्द के साथ बैठा हूँ ना? मैं क्या करूँ अगर उनमें इतना नफ़रत उरूज पे पहुँच चुका है कि वो सारे मुसलमान को दहशतगर्द कराना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी दहशतगर्द कराना चाहते हैं। उनको ये नहीं नज़र आता कि हम अपने मुल्क में भी दहशतगर्दों के मुकाबले में, दहशतगर्दों के अपीज़मेंट के ख़िलाफ़ जो मुहिम होते हैं उसमें सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं हम, इसलिए कि हम ख़ुद मुतासर हुए हैं, विक्टिम्स हैं दहशतगर्दी के। तो हम अगर पाकिस्तानी कोई दहशतगर्दी की वाक़या में शहीद हो या कोई नुकसान हो तो उनके लिए भी हम एम्पथाइज़ करते हैं। अगर भारत में कोई भारत का शहरी भी दहशतगर्दी का शिकार हो जाए तो मैं उनके लिए भी दर्द होता है। मैं चाहता हूँ कि ना कोई पाकिस्तानी, ना कोई भारत का शहरी, ना कोई शहरी दहशतगर्दी का शिकार हो। मगर अफसोस के साथ कि जब तक हम इस इशू को पोलिटिसाइज़ करेंगे, जब तक हम इस इशू को जियो पॉलिटिक्स का जो खेल खेला जा रहा है दुनिया में, इस रीजन में, उसका हिस्सा बनेंगे, तो अफसोस के साथ हमारे शहरी दूसरे ममालिक के शहरी मरते रहेंगे। हमें अक्रॉस एक बाय पार्टिज़न, नॉट हाइपर पार्टिज़न पोलराइज जो हमारा इस दौर का सॉर्ट ऑफ सिलसिला है, मगर बाय पार्टिज़न अप्रोच अक्रॉस द जियो पोलिटिकल डिवाइड दहशतगर्दी के लिए रखना पड़ेगा। हम सबको एक होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हम डिवाइडेड रहेंगे तो इसका शिकार होते रहेंगे। मेरा सवाल बिलावल साहब हो चुका है, यही सवाल था कि जो ऐसे स्टेटमेंट्स आई हैं, खासतौर पे आपका जो ये विजिट रहा और उस पर जो आप बाकायदा जो वर्ड यूज़ किया गया टेररिज्म का, कि टेररिज्म स्टेट के स्पोक्स पर्सन जो थे वो यहाँ पर आए थे, तो सर अब ये मामला आपने इस चीज़ की एक लाइन तो क्लियर कर दी है कि इंडिया से आपके उस वक्त तक पाकिस्तान की बातचीत नहीं हो सकती जब तक 4 अगस्त
वाली जो लाइन है उसको वो हमारा पॉलिसी है, ये बिल्कुल। आपने ये बात बयान दे दी है। तो सर अब इसी तरीके से चलता रहेगा, फिर अमन की जो बातें होती हैं दीगर स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन पे भी इस तरह की बात हुई, दीगर ममालिक में भी, चाइना भी इस पर बात करे, तो अब इसमें आगे पोजीशन क्या होगी? मेरे ख्याल में आगे इसका हल निकलेगा। ऐसा हम हमेशा इस स्टेट में नहीं रहेंगे। लेकिन आप भी मानेंगे कि मेरे लिए मुश्किल होगा, मेरा अपना फॉरेन ऑफिस को कन्विंस करने मुश्किल होगा कि मैं इनको कहूँ आप जाके किसी मालिक के साथ आप बातचीत करें, जब उन्होंने दिखाया है अपने एक्शंस के थ्रू कि वो किसी बायलैटरल एग्रीमेंट का हिस्सा के रिस्पेक्ट नहीं करते, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करते, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उस सूरत हाल में द ओनस इज़ ऑन इंडिया टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू टॉक्स। ऐसा तो नहीं है कि दहशतगर्दी शुरू हुआ 2019 में। पाकिस्तान, भारत भी दहशतगर्दी के शिकार काफ़ी देर से होते आ रहे हैं और इन दहशतगर्दों के हमले के बावजूद बातचीत भी हुआ है। अब हम दोनों ने ये फैसला करना है कि क्या हम इन दहशतगर्दों को, इन इंतहा पसंदों को, इन नॉन स्टेट एक्टर्स को पाकिस्तान और भारत के अवाम की किस्मत के फ़ैसले करने देंगे या हम खुद अपना मुस्तकबिल का रास्ता तय करेंगे। मेरा ख्याल में अगर इट वाज अप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ इंडिया, दे वुड बी वर्किंग टुवर्ड्स पीस। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बलोच कैपिटल। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह इंडिया ने एक मुतनाज़ा इलाके पर कब्जा करके अगस्त 19 में और एक लकीर खींच दिया था भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को, और फिर उसके बाद आपका भी मौक़िफ़ वही है कि जब तक इंडिया बेग नहीं होगा, इंडिया से बातचीत नहीं होगी। लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं दोनों ममालिक के अवाम, ख़ास तौर पर हम अपने मुल्क की बात करेंगे जहाँ भूख अफलास है, मुआशी तबाही है, माहौलियाती जो है ना तबाही है, जो सूरत हाल है, तो ये जो लकीर खींची गई है तो ये लकीर मुस्तकिल तौर पर कायम रहेगी और इसी तरह हम माहौलियाती जो तबाहकारी है उनका जो है ना सामना करते रहेंगे, भूख अफलास, बेरोजगारी और सारी इसी चीज़ का जो है ना सामना करते रहेंगे, या आगे चलकर ये लकीर, तो ये जो लकीर है इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे दूसरे जो मिसाइल है, एंड आई डोंट थिंक दैट इट कैन हैपन इन परपेचुइटी। कुछ जुल्म आखिरकार बढ़ता है फिर मिट जाता है। कब तक भारत इनकार करेगा कि यूनाइटेड नेशंस जिसका हम सब मेंबर हैं, कि उनका कब तक, हाउ लॉन्ग कैन दे डिनाई इंटरनेशनल लॉ? How long can they deny United Nations Security Council resolutions? How long can they run away from a plebiscite in Kashmir? हमारा मौक़िफ़ क्या है कि कश्मीर के अवाम का फ़ैसले करने दें। इनका मौक़िफ़ क्या है कि नहीं, हम कब्ज़ा करके इधर बैठे रहें। तो मेरा ख्याल में कि the arc of history is long, but ultimately it bends towards justice, और इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ का हल निकालेंगे अगर हम ये फ़ैसला पहले से करेंगे कि इनका शक्ल हमें नहीं पसंद। तो अब बातचीत तो अपनी जगह, हम अब मल्टीलैटरल पे भी नहीं जाएंगे, हम SCO पे भी नहीं जाएंगे, तो कल हम UN पे भी नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह पे भी नहीं जाएंगे, तो हमारे लिए हम दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। तो जो मैं यहाँ जो मैंने ये फ़ैसला किया भारत जाने का SCO के कॉन्टेक्स्ट में, मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट में, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये फ़ैसला किया, लेकिन जाके हमने एक फुटप्रिंट छोड़ा है और मुस्तकबिल के लिए जो है वो कोई और चल के उसी फुटप्रिंट पे चलते हुए इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। हमीद सुमरो साहब जी हैं। जी अच्छा, भारत मिश्रा साहब ये बताएं कि आपने अभी हाल ही में ब्रिटिश से पाकिस्तानी के खिलाफ का जो मिशन मुकम्मल किया, सूडान, तो वो किस तरह मुकम्मल किया, उस मिशन को कंप्लीट करने में आपके साथ किसने ताउन किया, क्या नए तजुर्बात? तो जहाँ तक सूडान का पूरा क्राइसिस है उसमें मैं फ़ख्र करता हूँ कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफिस है, हमारा फ़ॉरेन सेक्रेटरी, बाकी जो भी रिलेटिव लोग थे, ईद पे चल रहा था ये पूरा दिन, तो वो ईद पे नहीं किए और वो दफ्तर में रह के सारे ना सिर्फ उन ममालिक से लेकिन हमारे दोस्त ममालिक से, सऊदी से, चीन से, दूसरों से रब्ता किया और इतना अच्छा तरीके से कोऑर्डिनेट किया कि हमने 1050 पाकिस्तानीज़ थे। आज रात 1 बजे आखिरी जहाज़ आ रहा है, जब वो पहुंचते हैं तो सारे जो पाकिस्तानी सूडान में फंसे हुए थे वो अपने घर
वापस आएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के क्राइसिस सिचुएशन में जहाँ हमारा वसाइल शायद दूसरे ममालिक से कम थे, हमारा ज़्यादा मेहनत की वजह से एक बड़ा कामयाबी हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला हम उन सबको खुशामदीद कहते हैं।